दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए, जिसकी दूसरी तरफ हम एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी को देखते हैं और इसी पहाड़ी पर एक बेहद ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जो कि काफी समय से सो रहा है और अगर कोई वहां जाने की कोशिश करता है तो मॉन्स्टर उसका खात्मा कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक किंगडम पर जिसकी राजकुमारी होती है क्रिस्टीन, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि अगर उसकी शादी 18 साल से पहले नहीं करवाई गई तो वो मॉन्स्टर क्रिस्टीन को उठाकर ले जाएगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए क्रिस्टीन के पिता उसकी शादी प्रिंस फ्रेडरिक से करवाने का फैसला करते हैं, लेकिन क्रिस्टीन शादी करने से साफ इनकार कर देती है। ये सुनकर किंग काफी परेशान हो जाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, कल तुम्हारा बर्थडे है जिसके बाद तुम 18 साल की हो जाओगी, इसलिए तुम्हें शादी करनी ही होगी। लेकिन क्रिस्टीन उनकी एक भी बात नहीं सुनती और अपने मन में आज रात महल से भाग जाने का डिसाइड कर लेती है और रात में अंधेरा होते ही बिना किसी को बताए चुपचाप यहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद हम एस्पेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो करीब के ही गाँव में अपने पिता और 2 भाइयों के साथ रहा करता था। वो खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते हुए जंगल में आ गया था कि तभी उसकी नजर क्रिस्टीन के घोड़े पर पड़ती है, जिसे देख वो घबराकर पानी में गिर जाता है और फिर क्रिस्टीन उसकी हेल्प कर उसे पानी से बाहर निकालती है। मदद करने के बदले एस्पेन क्रिस्टीन से खाने के लिए पूछता है। अब क्योंकि क्रिस्टीन भी काफी भूखी थी इसलिए वो उसका सारा खाना खा लेती है और फिर एस्पेन को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगती है। पर उसके जाने से पहले एस्पेन उसे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद क्रिस्टीन अपने सफर की ओर निकल पड़ती है, जबकि एस्पेन अपने घर वापस आ जाता है। पर उसके खाली हाथ देख एस्पेन के पिता उससे पूछते हैं कि आज क्या तुम कुछ खाने के लिए नहीं लाए हो। इस पर एस्पेन उन्हें एक एप्पल निकाल कर देता है, जिस वजह से एस्पेन के पिता इससे काफी नाराज हो जाते हैं और अपने बाकी 2 बेटों को जंगल में खाना तलाशने के लिए भेज देते हैं। रात में जब एस्पेन घर में अकेला बैठा होता है तो इसे महसूस होता है कि कोई क्रिएचर आसपास मौजूद है, इसलिए ये अपनी सेफ्टी करते हुए एक स्टिक में आग लगाकर उसे चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है। क्रिएचर तो सामने आता नहीं है, लेकिन एस्पेन के घर में आग की लपटें उठने लगती हैं, जिन्हें एस्पेन ठंडा करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम क्रिस्टीन को जंगल में अकेले सैर करते हुए देखते हैं, पर तभी अचानक से हलचल सी होने लगती है और घोड़ा दुम दबाकर यहाँ से भाग निकलता है, जबकि क्रिस्टीन को एक भयानक क्रिएचर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब एस्पेन के पिता अपने दोनों बेटों के साथ घर वापस आते हैं तो घर का नजारा देख इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये घर अब पूरी तरह से जलकर तहस नहस हो गया था और इस सब का जिम्मेदार था एस्पेन। एस्पेन इन्हें बताता है कि एस्पेन अपना बचाव करने के लिए अपने फादर को कल रात का पूरा हादसा बताता है, लेकिन इसके पिता क्रिएचर की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और अभी ये इसे डांट फटकार लगा ही रहे होते हैं कि तभी राजकुमार फ्रेडरिक यहाँ आकर इन सबसे राजकुमारी के बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन इनमें से किसी को प्रिंसेस की कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन तभी एस्पेन को याद आता है कि शायद जिस लड़की को इसने खाना खिलाया था वो प्रिंसेस ही थी। यही सब सोचकर एस्पेन के चेहरे का रंग उड़ने लगता है और एस्पेन के चेहरे को देख फ्रेडरिक इससे जोर जबरदस्ती कर प्रिंसेस के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन एस्पेन के पिता बीच बचाव कराकर अपने बेटे को छुड़ा लेते हैं और बताते हैं कि शायद प्रिंसेस को किसी क्रिएचर ने नुकसान पहुंचाया होगा और मेरे बेटे एस्पेन ने भी क्रिएचर को कल रात ही देखा है। लेकिन क्रिएचर की बात को सब लोग हंसी मजाक में लेकर एस्पेन पर हंसने लगते हैं। एस्पेन निडर होकर फ्रेडरिक से पूछता है, क्या तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते हो? इस पर फ्रेडरिक हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि शादी के बाद जब मैं राजा बन जाऊंगा तो राजकुमारी को मार दूंगा, इसलिए मैं राजकुमारी को ढूंढने की कोशिश में लगा हूँ और मेरा साथ देने वालों को भी मैं तोहफा दूंगा। एस्पेन और उसकी फैमिली के मन में लालच का दिया जलाकर फ्रेडरिक यहाँ से निकल जाता है और एस्पेन के फादर फैसला करते हैं कि वो राजकुमारी को ढूंढेंगे और फिर इनाम के पैसों से एक नया घर खरीद लेंगे। इस काम की जिम्मेदारी एस्पेन के पिता अपने दोनों बेटों को सौंपते हैं और उन्हें खर्च के लिए कुछ पैसे भी दे देते हैं, जबकि एस्पेन यहाँ मेल मिलाप देखकर जोर से पूछता है, मुझे क्या करना है, मुझे भी कुछ बताइए। इस पर एस्पेन के पिता गुस्से में कहते हैं, तुमने तो मेरा घर ही उजाड़ दिया, तुमसे क्या उम्मीद रखूं, बस अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अपने पिता के ये कड़वे शब्द सुन एस्पेन बहुत ज्यादा दुखी होता है और अपने भाइयों के साथ राजकुमारी को ढूंढने का फैसला करता है और तीनों भाई अपने इस सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जिसे मॉन्स्टर ने एक वीरान सुनसान जगह पर लाकर रखा हुआ था और राजकुमारी काफी ज्यादा डरी सहमी थी। इधर क्रिस्टीन को तलाशने के लिए तीनों भाई बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहते हैं। तभी एस्पेन को रास्ते में एक टूटा हुआ शीशा दिखाई देता है जो काफी शाही शीशा लग रहा था
था, इसलिए ये इसे मदद के तौर पर अपने पास रख लेता है। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं कि तभी इन्हें किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए बुला रही थी। ये सुन एस्पेन उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है, जबकि उसके भाई राजकुमारी क्रिस्टीन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एस्पेन जब आवाज का पीछा करते हुए उस लड़की के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक अजीब सी दिखने वाली ओल्ड लेडी है जो काफी दर्द में है। दरअसल उसकी नाक एक पेड़ में फंस गई थी। ये देख एस्पेन उस लेडी को हेल्प कर उसकी नाक बाहर निकालता है। इसके बाद वो लेडी एस्पेन से जंगल में घूमने की वजह पूछती है। इस पर वो उसे बताता है कि मैं यहाँ राजकुमारी क्रिस्टीन को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुन वो ओल्ड लेडी एस्पेन से कहती है कि सदियों पुरानी कहानी सच हो गई है और राजकुमारी को जरूर राक्षस ले गया होगा, जिसे खत्म करने के लिए एस्पेन को एक जादुई तलवार की जरूरत पड़ेगी। अब एस्पेन उससे तलवार की लोकेशन के बारे में पूछता है। तब वो उसे बताती है कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब है और उसी तालाब में वो तलवार मौजूद है, जिसे ढूंढने के लिए ओल्ड लेडी एस्पेन को एक मैप देती है और मैप पाते ही वो तलवार की तलाश में निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ एस्पेन के दोनों भाई जंगल में घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें सोने के सेब की बास्केट दिखाई देती है, जिन्हें वो उठाकर खाने लगते हैं। सेब खाते ही बहुत सारी लड़कियां उनके पास आ जाती हैं, जो उनसे कहती है कि तुम दोनों बहुत भूखे लग रहे हो, चलो हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। और इतना कहकर वो उन्हें एक गुफा में ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्पेन जब मैप के रूल्स को फॉलो करते हुए तालाब की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते में पड़े एक सुनहरी सेब पर जाती है, जिसे वो बिना सोचे समझे खा लेता है और फिर गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपने दोनों भाइयों के साथ सुंदर लड़कियों को खाना खाते देख हैरान रह जाता है। अब एक लड़की एस्पेन का हाथ पकड़कर उसे भी टेबल तक लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही खाने को देखता है तो उसे खाने में कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं, जिस वजह से एस्पेन काफी घबरा जाता है। और उसकी यह घबराहट उस वक्त डर में बदल जाती है जब वो सामने बैठी लड़की की आंखों को देखता है, जो पूरी तरह से काली हो चुकी थी। ये लड़की एस्पेन को जबरदस्ती सेब खाने के लिए कहती है, जिसके बाद एस्पेन समझ जाता है कि ये सब एक मोह माया है और ये लड़कियां चुड़ैल हैं, इसलिए वो सेब खाने का सिर्फ ड्रामा करता है और चालाकी से अपने दोनों भाइयों को यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उन पर हमला कर देती है। लेकिन एस्पेन जैसे तैसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है और जल्दी से अपने भाइयों को लेकर बाहर निकल आता है। अब तीनों साथ में आगे बढ़ते हैं, जहाँ थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा विलेज दिखाई देता है, जिसके एक होटल में अब ये तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। बातों के दौरान एस्पेन अपने भाइयों को राक्षस और तलवार की सारी सच्चाई बता देता है और इनसे कहता है कि इसी तलवार से हम उस राक्षस को मारकर राजकुमारी को बचा सकते हैं। अभी ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ राजकुमार फ्रेडरिक आ जाता है, जो इन तीनों को अपने गांव से इतना दूर इस जगह पर देख समझ जाता है कि ये राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकले हैं। इसलिए वो एस्पेन से राजकुमारी की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है, साथ ही इन्हें कुछ पैसे भी देता है। जिसके बाद पैसों के लालच में आकर एस्पेन का बड़ा भाई एस्पेन से कहता है कि वो फ्रेडरिक को इस मैप के बारे में सब कुछ बता दे, पर एस्पेन साफ इनकार कर देता है, जिस वजह से फ्रेडरिक गुस्से में उससे मैप छीनने की कोशिश करता है। लेकिन एस्पेन उसके चेहरे पर खाना फेंक कर उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद मौका पाते ही तीनों भाई यहाँ से भागते हुए नदी के उस पार एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन फ्रेडरिक इनका पीछा करते करते यहाँ भी आ जाता है और उसके आदमी इन तीनों पर गन तान देते हैं। अब क्योंकि एस्पेन और उसके भाइयों के पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए तीनों बिना ज्यादा सोचे पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं और जैसे तैसे तैरते हुए काफी मुश्किल के बाद बाहर निकल आते हैं। अपनी जान को खतरे में देख एस्पेन का बड़ा भाई उसे डांटने लगता है और उससे वो मैप छीन लेता है। जिसके बाद हम इन तीनों को मैप के बताए हुए रास्ते पर जाते हुए देखते हैं कि तभी इन्हें वो तालाब मिल जाता है। लेकिन आसपास बहुत ज्यादा कोहरा होने की वजह से तालाब इन्हें दिखाई नहीं देता। इधर एस्पेन भी अपने भाइयों से अलग होकर इसी कोहरे में कहीं गुम हो जाता है। ये देख उसके दोनों भाई उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रेडरिक के लोग यहाँ आकर इन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ कोहरे में घूमते घूमते एस्पेन को तालाब मिल जाता है। वो तालाब के अंदर जाकर तलवार को तलाश करने लगता है और काफी मशक्कत के बाद उसे लेकर बाहर आ जाता है। तलवार मिलते ही एस्पेन अब अपने भाइयों को ढूंढने का फैसला करता है कि तभी वो रास्ते में देखता है कि उसके दोनों भाइयों को फ्रेडरिक ने पकड़ लिया है। ये देख वो भालू की ड्रेस पहनकर फ्रेडरिक और उसके साथियों को डराने के लिए उनके सामने आ जाता है और वो लोग उससे डरकर भाग ही रहे होते हैं कि तभी फ्रेडरिक का एक आदमी एस्पेन से टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी ड्रेस नीचे गिर जाती है और सबको पता चल जाता है कि ये तो एस्पेन है। इसलिए अब फ्रेडरिक के आदमी उसे भी पकड़ लेते हैं। देखते ही देखते रात का साया पूरे जंगल को घेर लेता है और फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ मिलकर खाना बनाने लगता है कि अचानक उसकी खुशबू से वही राक्षस जिसने राजकुमारी को पकड़ा था वो जाग जाता है और यहाँ आकर इन पर हमला कर देता है। ये देख अब सभी लोग डर की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो राक्षस एस्पेन के एक भाई और फ्रेडरिक के
साथ साथ उसके कुछ और साथियों को भी पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है। लेकिन राक्षस के जाने के बाद एस्पेन अपने भाई को खोने के गम में रोना शुरू कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उसके भाई की जान खतरे में है। लेकिन उसका बड़ा भाई उसे समझाते हुए कहता है कि हम दोनों को रोना नहीं है बल्कि हिम्मत से काम लेना है और अपने भाई को उस राक्षस के जंगल से आजाद कराना है। इसके बाद दोनों भाई मिलकर राक्षस की गुफा में पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेडरिक को राजकुमारी मिल गई है और वह उसका दिल जीतने के लिए उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और बहुत जल्द उस राक्षस को मारकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन इन दोनों की ये सारी बातें एस्पेन का भाई भी सुन लेता है, जो राजकुमारी को सच बताते हुए कहता है कि फ्रेडरिक जो कुछ बोल रहा है वो सब झूठ है, जबकि सच तो यह है कि फ्रेडरिक तुमसे तुम्हारे पैसों के लिए शादी करना चाहता है। इसका प्लान है कि ये तुम्हें शादी के बाद मार देगा और खुद पूरे किंगडम पर राज करेगा। ये सुन राजकुमारी हैरानी से एस्पेन के भाई से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर वो उसे बताता है कि हम तीनों भाई असल में तुम्हें ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन राक्षस ने मुझे पकड़ लिया और इस गुफा में ले आया। पर मेरे भाई एस्पेन के पास एक जादुई तलवार है जिससे राक्षस को खत्म किया जा सकता है और वो जल्द ही यहाँ हमें बचाने के लिए भी आने वाला है। उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि अब एस्पेन और उसका भाई दोनों गुफा के अंदर आ चुके हैं, जो अंधेरे में चलते चलते एक गड्ढे में गिर जाते हैं और इसी गड्ढे में उन्हें उनका भाई राजकुमारी और फ्रेडरिक दिखाई देते हैं। राजकुमारी जब एस्पेन को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद एस्पेन इन सभी को गुफा से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन इसी बीच वो राक्षस धीरे धीरे जागने लगता है। ये देख एस्पेन इन्हें शांत रहने का कहते हुए एक एक कर आराम से सभी लोगों को ऊपर पहाड़ी की तरफ ले जाता है। लेकिन फ्रेडरिक इनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो इस गुफा से बाहर निकला तो राक्षस इन लोगों के साथ साथ उसे भी मार देगा। इसलिए वो यही रुकने का फैसला करता है। जबकि राक्षस नींद से उठने के बाद अब एस्पेन का पीछा करने लगता है और ऊपर पहाड़ी पर चढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले वो इन लोगों को नुकसान पहुंचा पाता, एस्पेन अपनी तलवार निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच अचानक एस्पेन के हाथ से तलवार छूटकर पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये देख अब राक्षस एस्पेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एस्पेन का भाई और राजकुमारी राक्षस के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एस्पेन को अपने पास रखे मिरर का ख्याल आता है और वो सूरज निकलने का इंतजार करने लगता है ताकि सूरज की किरणों को मिरर के जरिए राक्षस की आंखों में भेजकर उन्हें जला सके और फिर ये लोग मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाएंगे। कुछ देर बाद सूरज निकलना शुरू हो जाता है और राक्षस एस्पेन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एस्पेन मिरर को सूरज की रोशनी के सामने कर देता है और जैसे ही वो रोशनी राक्षस के शरीर पर पड़ती है उसका शरीर बुरी तरह से जलने लगता है और वो देखते ही देखते पत्थर बन जाता है। हालांकि एस्पेन को यकीन नहीं होता कि उसने इतने बड़े राक्षस को हरा दिया है। दरअसल ये राक्षस दिन के उजाले में कभी बाहर नहीं आता था क्योंकि ये सूरज की किरणें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए ये हमेशा रात को ही अपनी गुफा से बाहर निकलता था। लेकिन एस्पेन को पकड़ने के चक्कर में वो भूल गया कि कुछ वक्त बाद सुबह होने वाली है और इस तरह राक्षस का खात्मा हो गया। उसे मारने के बाद अब ये लोग वापस महल में आ जाते हैं, जहाँ राजकुमारी के पेरेंट्स उसे देख काफी खुश होते हैं। अब क्योंकि एस्पेन और उसके भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी की जान बचाई थी, इसलिए किंग उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनका इनाम भी उन्हें दे देते हैं। इसके बाद हम एस्पेन को उसके भाइयों के साथ अपने घर पर देखते हैं, जहाँ उसके दोनों भाई अपने पिता को बताते हैं कि एस्पेन की वजह से ही उनकी जान बच पाई है, साथ ही ये इनाम भी मिला है। ये सुनने के बाद एस्पेन के पिता भी उसे गले लगाकर उसे माफ कर देते हैं। वहीं मूवी के लास्ट में हमें फ्रेडरिक को दिखाया जाता है, जो उस गुफा से निकलकर जंगल के एक कोने में बैठा हुआ था और वो राक्षस की वजह से अब भी सदमे में ही था। तभी फ्रेडरिक को अपने सामने एक सुनहरी सेब पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो जल्दी से उठाकर बिना कुछ सोचे समझे खा लेता है। सेब को खाते ही उसे वही लड़कियां दिखाई देने लगती हैं जो असल में चुड़ैल थी। अब फ्रेडरिक उनके जाल में फंसकर उनके पीछे चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।